सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का चींटी नामक शीर्षक पढ़ेंगे, जो कि उनकी रचना युगवाणी का काव्य संग्रह है, उससे लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया है हर जगह, बिल्कुल दिल को छूने वाला। इसी कारण उनको ये उपाधि दी गई है। तो ये युगवाणी से लिया गया शीर्षक चींटी आपका बड़ा ही अच्छा है। वैसे आप सबने चींटी को देखा है, जाना है, लेकिन एक कवि की नजर अलग ही होती है, जो हमारे पास नहीं होती, वरना हम सब भी फिर कवि बन जाते। तो देखते हैं क्या है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की चींटी के विषय में उनकी नजर। देखते हैं पहले। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पीपली का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से चींटी को देखा और उनके मन की भाव जाग गए, और उन्होंने उसकी जो सच्चाई भी है, खाली भाव ही नहीं है, चींटी के विषय में जो सच्चाई है उसको भी उन्होंने परखा, जाना। और क्या बताया? चींटी को देखा, कभी देखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कभी आपने चींटी को देखा है? हाँ, देखा तो है, लेकिन उस नजरिए से, जिस नजरिए से सुमित्रा नंदन पंत जी देखते हैं। तो क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? कैसी है वह चींटी? वह सरल, सरल, बिल्कुल सीधी सादी, सरल का अर्थ होता है सीधा सादा। विरल, विरल या विरला कहते हैं एक आध कोई हो, तो एक आध यानी बहुत कम मात्रा। बहुत कम मात्रा से मतलब यहाँ चींटी कम मात्रा में तो होती नहीं है, बहुत है। तो इसका तात्पर्य है यहाँ विरल, अर्थात बहुत ही विरला सी, दुबली पतली, बिल्कुल नाम मात्र ही वो कोई प्राणी लगती है। तो ऐसी दुबली पतली काली रेखा, ऐसा लगता है मानो वो कोई काली रेखा, कहते हैं पंक्ति को, मानो वो कोई काली रेखा हो, पंक्ति हो, ऐसी वो चींटी लगती है। अब चींटी एक है, वो तो आपको रेखा तो नहीं लगेगी, छोटा सा ऐसा लगेगा तिल का दाना। लेकिन जब चींटियां अपने समूह के साथ चलती हैं, तो एक साथ एक पंक्ति में बंद होकर के चलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई वो काली पंक्ति है, पंक्ति अर्थात लाइन, रेखा हो। और कैसी लगती है चींटी? तम के धागे सी, ऐसा लगता है, तम कहते हैं अंधेरा, अंधेरा कैसा होता है? काला। तो काले धागे के समान लगती हैं, जब वो एक पंक्तिबद्ध होकर के चलती हैं, तो मानो कोई वो काला धागा हो। जो हिलडुल, और जो वो काले धागे सी पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, हिलती डुलती, हिलडुल यानी हिलती डुलती हुई वो चलती हैं, चलती लघु पद, लघु कहते हैं छोटा, पद पैर, अपने छोटे छोटे पैरों से वो चलती हैं, पल पल, हर क्षण वो अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हैं। और चलती भी कैसी हैं? मिलजुल, हमेशा मिलजुल कर चलती हैं। आपने देखा होगा, जिधर को एक चींटी चलेगी तो उसी के पीछे अगर वो थोड़ी सी भी घूम जाती है, तो उसके पीछे वाली चींटियां भी बिल्कुल उसी रास्ते से उतना उतना घूमेंगी, और फिर उसी के पीछे आगे वाली के चलेंगी। तो बिल्कुल मिलजुल करके रहती हैं, कभी आपस में उनका टकराव नहीं होता, और अपने छोटे छोटे पैरों से वो लगातार चलती रहती हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा चींटी को आराम से बैठे हुए? जब भी कभी देखोगे, अगर अब तक आपने कभी ध्यान से नहीं देखा है, तो उसे अवश्य देखें और उसके बारे में ये पंक्ति अपनी मैच करने की कोशिश करें, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो वो अपने छोटे छोटे से पैरों से लगातार चलती रहती हैं, हर पल चलती हैं, पल अर्थात क्षण, हर क्षण चलती हैं, और वो भी मिलजुल करके, टकराव उनका आपस में नहीं होता, बड़े प्रेम से रहती हैं चींटियां। वह है पीपली का पाती, पीपली का कहते हैं चींटी को, पाती पंक्ति, पंक्ति अर्थात लाइन, रेखा। तो वह देखो, वह है पीपली का पाती, चींटियों की पंक्ति वह है, जो कवि को वहां दिखाई दे रही हैं। देखो ना, तो वो हमें संबोधित कर रहे हैं कि आप भी देखो उन चींटियों को, किस भांति, यानी किस भांति प्रकार से काम करती वह सतत, वह चींटी, सतत कहते हैं लगातार,
वह चींटी हमेशा लगातार काम करती रहती हैं, कभी भी खाली नहीं बैठती। इधर उधर अपने भोजन की तलाश में या अपने किसी जो भी उनके कार्य होंगे उनके लिए वो हमेशा घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं। और क्या करती हैं? कन कन करके, कन कन यानी एक एक कण, एक एक दाना करके चुन चुन करके वो अविरत लगातार एक एक कण का दाना वो चुन चुन करके लगातार चुनती हैं और उसे अपने घर उठा उठा करके ले जाती हैं। आपने भी अगर कभी ध्यान से देखा होगा तो हमेशा देखो कहीं भी अन्न का जरा सा भी कण उन्हें मिल जाता है तो वो उसे पकड़ती हैं और खींच करके ले जाती हैं। देखो इतना छोटा जीव होने के बाद भी कितना परिश्रम करता है, तो कितनी परिश्रमी मेहनती होती हैं चींटियां। ये कभी आप ध्यान से देखो तो आपको खुद ही ये सारा समझ में आ जाएगा। तो अविरत कहते हैं लगातार, वो लगातार एक के बाद यानी उस दाने को उठाया उन्होंने जो उनके सामने आया, उठा के ले जाती हैं, अपने घर में रखती हैं, फिर दोबारा आ जाती है और फिर उसको उठा करके दूसरे कण को जहां भी उन्हें वो मिलता है ले जाती हैं। तो एक एक कण, एक एक दाना का कण जहां भी उन्हें मिलता है उन्हें वो चुनती हैं। चुनना अर्थात ढूंढना, खोज करना, फिर उसको उठा करके ले जाती हैं। निरंतर निरंतर बिना रुके हुए, अविरत यानी निरंतर लगातार इसी कार्य में वो व्यस्त रहती हैं। तो ये आपका पद पूरा हुआ, समझ में आया होगा। बहुत सीधी सादी भाषा है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है कि आपको समझ ना आए। अब देखते हैं हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसकी आपकी जो भाषा है वो है साहित्यिक, खड़ी बोली। गुण आपका ओज है, ओज पैदा हो रहा है इससे। शैली वर्णनात्मक है, वर्णन किया है इसमें कवि ने। और रस है इसमें वीर रस, क्योंकि वीरता दिखाई गई है चींटी की, कितनी वीर होती हैं चींटियां। अब उसके बाद जो हम इसमें अलंकार ढूंढेंगे। पहले देखते हैं, शुरू से देखते चलना, आपको जहां दिखाई दे तुरंत पहचान जाना, क्योंकि अलंकार तो हम बार बार हर चैप्टर में एक एक पद में करते हैं, तो अलंकार तो आपको अच्छे से रट गए होंगे। चलिए देखते हैं। सरल विरल, लाला रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तम के धागे सी, ताता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हिलडुल, लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी ढूंढते चले। मिलजुल, पल पल भी पूरा शब्द है। मिलजुल में भी लाला वर्ण की आवृत्ति है। वह है पीपली का पाती, पापा वर्ण की आवृत्ति है। और आगे भी देखो भाई, काम करती, काका वर्ण की आवृत्ति है। कन 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 के चुनती अविरत, काका वर्ण की आवृत्ति है। तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति यानी आए, बार बार दोहराया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद तम के धागे सी समानता की गई है तम के धागे से चींटी की। तो यहाँ उपमे की उपमान से समानता करने के कारण आपका क्या हो गया? उपमा अलंकार। और कन कन और पल पल, एक शब्द की आवृत्ति यानी एक शब्द को दोहराया जाने के कारण पुनः फिर से उक्ति कहने के कारण यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बनता है। तो ये आपका वैसे ये पूरा हुआ। लेकिन जो हमारे राष्ट्र कवि हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने भी इसी तरह कर्मशीलता के विषय में एक पंक्ति कही है, कविता कही है। क्या कहा है? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ तो नाम करो। तो ये आप उसको भाव साम्य में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं चींटी और क्या क्या करती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती, अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। अब क्या करती हैं चींटी? जैसे हम लोगों में, हमारे समाज में हमें अपनी सुविधाओं के लिए हम जानवर पालते हैं, ऐसे ही चींटियों के भी समाज में उनके अपने जानवर होते हैं। तो जैसे गाय, तो उनके समाज में भी गाय होती हैं। तो चींटियां अपनी गायों को चराती चराती हैं, उन्हें चराने के लिए, खिलाने के लिए लाती हैं।
धूप खिलाती। और क्योंकि चींटियां आपको पता है बिलों में रहती हैं, तो वो गायों को चराने के लिए बाहर लाती हैं। यानी जैसे जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं ना, एक खुले मैदान में, घास के मैदान में छोड़ दिया जाता है, तो जानवर वहां चरते रहते हैं। चरना अर्थात घास खाना, अपना भोजन खाना। तो चींटियां भी अपनी गायों को चराने के लिए धरती पर लाती हैं, अपने बिलों के अंदर से, और उनको चराती हैं वहां। धूप खिलाती, और उन्हें धूप भी खिलाना। खिलाना, धूप खिलाने से मतलब वो खाने की चीज नहीं है। धूप धूप खिलाने से मतलब उन्हें सेकना। उन्हें धूप की सेक भी लगवाती हैं। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, तो हम सब लोग धूप में बैठते हैं सेकने के लिए। तो ऐसे ही चींटियां भी अपनी गायों को धूप खिलाती हैं, अर्थात धूप में सेक लगाती हैं। बच्चों की निगरानी करती। बच्चे तो चींटियों के भी होते हैं, तो चींटियां और क्या करती हैं, अपने बच्चों की निगरानी, कहते हैं देखभाल। अपने बच्चों की वे देखभाल करती हैं और लड़ती। जहां उन्हें आवश्यकता पड़ती है, तो वहां वो लड़ती भी हैं, बड़ी निडर होकर के। अरी से तनिक न डरती। अरी कहते हैं शत्रु, दुश्मन। अपने शत्रु से वो तनिक, जरा सा भी ना डरती, नहीं डरती हैं। बिल्कुल निडर होकर के अपने शत्रु का सामना करती हैं, और उससे वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ती हैं। भले ही वो छोटी हैं, लेकिन अपने बड़े से बड़े शत्रु से भी वो टकरा जाती हैं। और क्या करती है चींटियां? दल के दल सेना संवारती। तो जैसे हम लोगों के समाज में सेनाएं होती हैं, ऐसे ही चींटियों के भी दल के दल, यानी समूह के समूह, बहुत बड़े बड़े समूह में उनकी सेना होती है। उस सेना को वो संवारती हैं, सजाती हैं, सजा संवार के अच्छे से रखती हैं। अब जैसे हमारी सेना एक विशेष, किसी भी सेना से मतलब ये नहीं है जो फोर्स है लड़ाई झगड़े के लिए जिनको हम तैयार करते हैं। सेना से मतलब ये है, हम किसी एक समूह में हैं, किसी भी विशेष समूह में, वहां सबको एक ही तरह के पोशाक पहनाए जाए, एक जैसी वेशभूषा हो, तो वहां सब एक जैसे लगते हैं, तो वो सजे संवरे से लगते हैं। जैसे स्कूलों में आप लोग जाते हैं, विद्यालय में, तो आप सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो एक जैसी यूनिफॉर्म में कितने अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह से चींटियां भी अपने समूह के समूह सेना को सजा संवार के रखती हैं, उन्हें तैयार करती हैं बड़े अच्छे से। घर आंगन जनपत बुहारती। और क्या करती हैं वो अपने घर आंगन को साफ करती हैं, उसके साथ साथ हमारे भी घर को, आंगन, आंगन आप जानते हो जो घर में खुला हुआ स्थान होता है, वो आंगन कहलाता है। तो हमारे घर के आंगन को जनपथ, जन लोगों का, पथ रास्ता, लोगों के जाने वाला रास्ता कौन सा होता है, जिसे आप फुटपाथ भी कहते हैं। तो जो हमारे आम रास्ते होते हैं, उनको भी वो क्या करती हैं, बुहारती। बुहारना अर्थात झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा करके बिल्कुल साफ कर देती हैं। अब कैसे करती हैं? जैसे हमारे घरों के आंगन में, घर के किसी भी कोने में या रास्ते में, वो सारे दिन अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं। तो उन्हें जरा सा भी कोई भी अन्न का कण मिल जाता है, उसे वो उठा करके ले जाती हैं। तो क्या हुआ, वहां से वो है ना, उठाया उन्होंने, तो वो जगह साफ हो गई। अच्छा, मैंने कभी कभी चींटियों को देखा है कि कोई मरे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो चींटियां उन्हें भी उठा करके ले जाती हैं। और एक एक चींटी को लड़ते देखा है, इतने बड़े, जो उनसे साइज में भी कई गुना बड़ा होता है, उसे भी खींच कर ले जाते हुए देखा उन्हें। प्रयास करती रहती हैं वो पूरा, और कई बार कई सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तब भी ले जाती हैं। तो इस प्रकार से वो हमारे घर को, आंगन को और जनपथ रास्ते को भी बुहार देती हैं, झाड़ू लगा करके साफ कर देती हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि वो कुछ वहां छोड़ती ही नहीं है कि गंदगी फैले। दूसरा, आपने कभी देखा होगा जब चींटियों की पूरी पंक्ति की पंक्ति चलती है, तो वो जिस जिस रास्ते से निकलती हैं, जिस जगह से जाती हैं, तो उस जगह एक पंक्ति बन जाती है, खाली जगह में साफ, बिल्कुल साफ हो जाता है। बीच में कुछ भी गंदा आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ पंक्ति होगी जिससे वो गुजरी है। तो इस प्रकार भी वो हमारे घर आंगन और रास्तों को झाड़ू लगा करके साफ कर देती हैं, बिल्कुल शुद्ध बना देती हैं। अब ये भी आपको समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि आपको समझ में आ जाएगी। वैसे तो इसमें बिल्कुल सीधी सादी भाषा है, आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए तो देखते हैं कि काव्य सौंदर्य के तत्व। इसकी भाषा आपकी खड़ी बोली है, शैली आपकी वर्णनात्मक है, और रस है इसमें
वीर। गुण आपका हो गया ओज गुण। अब ढूंढते हैं इसमें हम अलंकार। चलिए जी, अलंकार देखते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, तातावर्ण की आवृत्ति हो रही है। बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती। और टीटी वर्ण आ रहा है। दल के दल, दल दालावर्ण, सेना संवारती, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार बनता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। तो और कैसी है चींटी, क्या क्या करती है? बड़ी ही परिश्रमी मेहनती होती है चींटी। चींटी है प्राणी सामाजिक। प्राणी आप जानते हैं जिसके अंदर प्राण हो उसे प्राणी कहते हैं, जीव कहते हैं। सामाजिक, जो समाज में रहता है वह सामाजिक कहलाता है। तो चींटी भी एक सामाजिक जीव है, सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहती है, उसका अपना एक समाज होता है। वह श्रमजीवी, वह चींटी कैसी होती है? श्रम, परिश्रम करने वाला जीवी प्राणी है, मेहनत करने वाला वह प्राणी है। वह सुनागरिक, और वह चींटी और कैसी है? सु कहते हैं अच्छा, नागरिक, निवास, नगर का निवासी। तो वह एक बहुत ही सभ्य नागरिक भी है। चींटी क्योंकि समाज के नियमों का पालन करती है, समाज में रहती है। सबसे पहले तो सामाजिक इसलिए हो गई, परिश्रम वो इतना करती है कि एक पल भी रुकती नहीं है, इसलिए वो परिश्रमी मेहनती प्राणी हो गई। और उसके साथ साथ सुनागरिक, वो एक सभ्य नागरिक है, जो समाज में नियम कानून कायदे होते हैं वो उनका पूरा पूरा पालन करती है। जैसा कि अभी इससे पहले वाले पद में हम पढ़ चुके हैं कि अगर चींटियों की भी एक रानी होती है, राजा होते हैं, तो रानी चींटी जब आगे चलती है सारी चींटी उसके पीछे चलेंगी। अगर आगे वाली चींटी हल्का सा मुड़ जाती है तो सारी चींटी उसी हल्के से मोड़ तक जरूर जाएंगी, और जहां जहां वो कदम रखेगी फिर वैसे ही मुड़ के उसी के पीछे पीछे चल देती हैं। यानी ये नहीं है कि नहीं, चींटी थोड़ा सा आगे वाली घूमी थी फिर सीधी हो गई तो हम भी सीधे चले, नहीं, वो उस जगह भी मुड़ेंगी जहां पहली वाली चींटी मुड़ चुकी है। तो इतने नियम का वो पालन करती हैं। जिसको जो कार्य दिया जाता है उस कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से भी वो निभाती हैं। इसी कारण वो सुनागरिक, एक सभ्य नागरिक कहलाती हैं। और कैसी है चींटी? देखा चींटी को, तो देखा आपने इस तरह से कि चींटी कैसी होती है, कितनी परिश्रमी, कैसी सामाजिक है और कितनी सभ्य है। तो आपने उस चींटी को देखा है कभी? उसके जी को, जी यानी उसके मन, कभी आपने चींटी के मन के बारे में जाना है? तो नहीं जाना, तो थोड़ा थोड़ा सा अब आप कवि के शब्दों में जान लीजिए। भूरे बालों की सी कतरन, जब चींटी पंक्तिबद्ध होकर एक लाइन में चलती हैं तो कैसी लगती हैं? भूरे बाल, एक बाल होते हैं बिल्कुल काले, एक भूरे थोड़े सुनहरे से बाल होते हैं, तो कत्थई रंग लिए हुए उन्हें भूरे बाल कहते हैं। तो ऐसा लगता है वो मानो कोई भूरे बाल की कतरन हो, भूरे बालों की कतरन जैसी लगती है। कतरन समझते हैं? टुकड़ा। छिपा नहीं उसका छोटापन, तो क्या छिपा हुआ है सबसे? उस चींटी का छोटापन, कितनी छोटी चींटी होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। सभी जानते हैं कि चींटी बहुत ही छोटा प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, और इतना छोटा प्राणी होने के बावजूद भी वह समस्त पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी अर्थात धरती पर निर्भय, निर नहीं है भय, डर जिसमें, जिसे डर नहीं है या जिसमें डर नहीं है वह निर्भय कहलाता है। तो वह इतनी छोटी जीव होने के बाद भी पूरी पृथ्वी पर वह निर्भय होकर, निडर होकर के विचरण करती, विचरण कहते हैं घूमना, घूमती है निडर होकर के, उसे किसी का डर नहीं है। उसे नहीं लगता मैं इतनी छोटी हूं, मेरे से इतने बड़े बड़े जीव हैं इस पृथ्वी पर,
मैं उनके पैरों से भी कुचली जा सकती हूँ, उनके पैरों से दब के मर भी सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल निडर है वो, उसे इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं है। निडर होकर के वो पूरी पृथ्वी पर, धरती पर घूमती रहती है, श्रम में तन्मय। और घूमने से तात्पर्य क्या है कि वो ऐसे ही इधर उधर भटक रही है। घूमना, सड़कें नापना नहीं, सड़कें नापना उसका मकसद नहीं है। तन श्रम में, श्रम कहते हैं परिश्रम, मेहनत में, तन में बिल्कुल लगन के साथ डूब जाती है, बिल्कुल तल्लीन हो जाती है। यानी वो अपने परिश्रम में बिल्कुल लीन हुई पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है। ऐसे ही नहीं भटकती है वो कि सड़कें उसको देखनी है, यहाँ से वहां घूमना है। नहीं, उसके जीवन का मकसद तो परिश्रम है बस। तो वो उसी परिश्रम में बिल्कुल लीन होकर, तल्लीन होकर के घूमती रहती है कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे भोजन इकट्ठा करना है, या मुझे वो जो भी काम उन्हें सौंपे जाते हैं उनके समाज में, उस काम को करने के लिए वो घूमती रहती हैं। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह चींटी जो है कैसी है? जीवन की चिंगी कहते हैं चिंगारी, अक्षय, क्षय कहते हैं नष्ट होना, और आ लग गया निषेधात्मक, यानी जो नष्ट ना हो। तो कभी ना नष्ट होने वाली चिंगी, चिंगारी के समान है उस चींटी का जीवन। आपने देखा चींटी जब है ही इतनी छोटी, कभी आप उसे ध्यान से देखो तो मन में विचार आते हैं कि इसके अंदर प्राण कहाँ होंगे, इसके शरीर के सारे अंग कहाँ होंगे। उसका एक छोटा सा हिस्सा तो आगे को होता है, बीच में तो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ से जुड़ा रहता है वो बारीक सा धागा सा, और पीछे छोटा सा हिस्सा। तो देखिए शरीर के अंग उसके कहाँ समा रहे हैं, कहाँ उसके अंदर प्राण है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि वो तो ऐसा लगता है मानो चिंगी, कहते हैं चिंगारी, बहुत छोटा। चिंगारी आप जानते हैं एक छोटा सा अंश होता है आग का। तो ऐसे ही प्राणों का वो भी एक जीवन का छोटा सा अंश लगती है। लेकिन कैसी है? अक्षय, कभी ना नष्ट होने वाली। क्यों? वो तो परिश्रम इतनी है, अपने कर्तव्य पर ऐसी डटी रहने वाली है कि उसमें जीवन की हमें कोई कमी नजर नहीं आती, जबकि वो जीवन की चिंगारी मात्र दिखाई देती है। बाकी आपको समझ आया होगा, वैसे तो सीधा साधा है। तो अगर किसी वजह से लेकिन आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अब देखते हैं हम इसकी काव्य सौंदर्य की तत्व। तो भाषा आपकी क्या है? साहित्य खड़ी बोली है। और गुण आपका ओज गुण है, रस वीर है, शैली वर्णनात्मक है। और उसके साथ साथ अब जो है इसमें हम अलंकार वगैरह देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें आपके अलंकार बनते हैं। भूरे बालों की कतरन सी, सी समानता प्रकट की गई है, उपमा की गई है भूरे बालों से चींटी की समानता। तो इस कारण यहाँ आपका हो गया उपमा अलंकार। अब और भी देखते हैं उपमा अलंकार के अलावा और कौन सा है। आप एक एक लाइन में चेक करते चलें, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको दिखे तो जरूर करें और फिर ढूंढ करके मुझे भी बताएं। इसके साथ ये पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। और चींटी की विशेषता बताते हुए कवि क्या कहते हैं? वह भी, वह यानी वह चींटी भी क्या देही है। क्या देही कहते हैं? देह, शरीर को धारण करने वाला देही, यानी शरीरधारी जीव है। कैसी? तिल सी। तिल देखा आपने, काला तिल होता है छोटा सा, तो बिल्कुल तिल के समान छोटा सा शरीरधारी जीव है। तो क्या ईश्वर ने उसका बनाया कि इतना छोटा सा तिल सा जीव बनाया उसको, देही यानी शरीर वाली, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। अब उसमें देखा जाए तो प्राण कैसे? रिलमिल यानी मात्र इसमें प्राणों की चमक हो, रिलमिल से मतलब चमक है। और झिलमिल सी, मानो प्राणों की तो बस इसमें झिलमिल सी है, यानी इसे चमक आती है। एक बार दिखाई दिए एक बार समाप्त हो जाए, झिलमिल वही कहलाता ना। तो मात्र प्राणों की इसमें एक चमक सी लगती है, झिलमिल सी लगती है। और कैसी है चींटी? दिन भर में वह मीलों चलती, जिसमें प्राणों की मात्र
चमक है एक, ऐसी होने के बाद भी वह दिन भर मीलों, मील जानते हैं आप, किलोमीटर बोलते हैं, तो किलोमीटर चलती रहती है, इतना छोटा जीव होने के बाद भी, क्योंकि वो कभी भी रुकती ही नहीं है, लगातार चलती रहती है। तो एक दिन में वो मीलों दूर चली जाती है, कोसों दूर चली जाती है। अथक, थक यानी थकना, और अथक जो कभी ना थके, यानी बिना थके हुए, कार्य से कभी न टलती, अपने कार्य से वो कभी भी टलती नहीं है। टलना था दूर होना, अपने कार्य से कभी नहीं हटती है, बिना थके हुए लगातार अपना परिश्रम करती रहती है। ये चींटी की विशेषता कवि बताते हैं। और देखा जाए तो जब भी हम कभी चींटी को देखते हैं, तो हमारे सामने भी बिल्कुल वही रूप चींटी का आता है। बस कमी क्या है कि हम कभी गहराई से उसके विषय में सोचते ही नहीं हैं। अगर सोचें तो हम भी कवि बन जाएंगे, फिर एक ऐसी सुंदर सी कविता हम भी लिख बैठेंगे, है ना? तो आपको ये समझ आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है, कोस गुण है, और शैली जो है आपकी वर्णनात्मक है। इसके साथ इसमें रस आपका बनता है वीर रस। अब देखते हैं इसमें अलंकार। तिल सी, झिलमिल सी, तो तिल से उपमा की गई है किसकी? चींटी की। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, झिलमिल से उसके प्राणों की उपमा किससे की गई है? झिलमिल से, चमक से, झलमल से। तो इस कारण यहाँ उपमेय की उपमान से समानता की जाने के कारण आपका उपमा अलंकार बनता है। और उसके साथ और भी आप देख लें, कुछ और दिखाई दे जाए तो, रिलमिल झिलमिल, ला 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देख लें, अथक कार्य से कभी न डरती, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां एक वर्ण बार बार आए या उसकी आवृत्ति हो, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। इसी के साथ हमारा ये जो चींटी नामक शीर्षक है, ये पूरा हुआ। अगर आपको किसी वजह से कोई भी चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने इस सारे कार्य को ध्यान से करें। और हर जो गद्यांश है, हर गद्यांश से व्याख्या के साथ साथ आपका, व्याख्या भी क्या होती है? संदर्भ प्रसंग सहित। तो संदर्भ प्रसंग अब थोड़ा सा पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश के, गद्यांश तो गद्य वाला होता है, ये पद्यांश है क्योंकि कविता है। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम और पाठ का नाम लिखिए, है ना? तो इस तरह से आता है। फिर कुछ लाइन जो है अंडरलाइन करके आ जाती हैं, उनके नीचे पंक्ति लगा दी जाती है, जिससे कि रेखा खींच दी जाती है, जिससे कि आप उस अंश की व्याख्या करें। तो आपको वो व्याख्या करनी होती है, और उसी अंश से संबंधित, यानी उस पद्यांश से संबंधित ही आपके प्रश्नोत्तर अलग से और भी आते हैं। तो ये सारा काम आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होंगी। बड़े ध्यान से सारा करना है, कहीं भी नंबर हमारे छूटने नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।